नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। यूँ तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन उन दोनों राज्यों से ज़्यादा कहीं सियासत महाराष्ट्र की गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में बेहद हालत खस्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उसके गठबंधन की। यही वजह है कि उम्मीद ये की जा रही थी कि अभी इन राज्यों के साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव भी कराए जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव अब कब होंगे, कब इनकी तारीखों का ऐलान होगा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और इस सब के बीच जिस तरह की सियासत महाराष्ट्र में की जा रही है, उससे साफ तौर पर ये जाहिर हो गया है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, उसका गठबंधन हाँफता और कांपता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि वो अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उसी कार्ड पर उतर आई है, जिस रास्ते पर चलकर उसको लगता है कि उसे सत्ता की चाबी हासिल हो जाएगी। यही वजह है कि चाहे हम नरेश राणा की बात करें या उनके पिता की बात करें, जिस तरह के सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि समाज में बंटवारा करके ही ये इस इलेक्शन में आगे बढ़ा जाएगा। ये साफ तौर पर दिख रहा है जिस तरह की सियासत महाराष्ट्र में की जा रही है। हालांकि नरेश राणे को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी आप ये देखें कि महाराष्ट्र में हाल ही के दिनों में एक नहीं दो बार प्रधानमंत्री के 2 दौरे हुए, अलग अलग कारणों की वजह से। और जिस तरह की वहां पर तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो या फिर शिवाजी महाराज की जिस तरह से मूर्ति गिरी थी और वो टूटकर बिखर गई थी, उसको लेकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी हो, ये सब ये बताता है कि महाराष्ट्र में हालत भारतीय जनता पार्टी की खराब है। और वहीं दूसरी तरफ अगर महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं, तो महाविकास अघाड़ी में अभी तक तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि कौन चेहरा होगा अगर चुनाव में बढ़त हासिल होती है या चुनाव में महाविकास अघाड़ी की अगर जीत होती है, इसको लेकर भी अब सब लोग बड़ा दरिया दिली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सुले का यह कहना है कि वो इस रेस से बाहर हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को भी चेहरा बनाया जा सकता है, और सीट बंटवारे को लेकर भी बहुत कुछ कंफ्यूजन वहां नजर नहीं आता है। हाल ही में आपने देखा कि एक बुजुर्ग की किस तरह से मुंबई में ट्रेन में किस तरह से उनको एक शक की बिना पर एक षड्यंत्र के साथ पीटा गया, बुरी तरीके से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनको जमानत मिल गई, लेकिन अब उनकी जमानत रद्द हो गई है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसलिए कि एक तरफ जातिगत जनगणना, जातिगत समीकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ हम साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी उसी नैरेटिव, अपनी उसी सियासत पर लौट कर आ गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में फिलहाल सियासी गणित क्या बैठ रहा है, किस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, जो बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। महाराष्ट्र ने देश की सियासत पर उनकी पैनी नजर और गहरी पकड़ उनकी रहती है। स्क्रीन पर मेहमान को आप ले आइए। मेरे साथ निरंजन टाकले जी मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं और विश्लेषक हैं। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे, महाराष्ट्र की सियासत को फिलहाल आप कहां जाते हुए और किस तरह मुड़ते हुए देख रहे हैं? मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत बीजेपी के हाथों से पूरी तरह फिसल चुकी है। अब महाराष्ट्र की सियासत का कोई भी हिस्सा बीजेपी के हाथ में नहीं रहा है, उनके हाथ से महाराष्ट्र छूट गया है कंप्लीटली। मतलब मैं आपको याद होगा, कुछ हफ्ते पहले हम जब बात कर रहे थे आपके एक शो में, तब मैंने कहा था 70-75 तक बीजेपी आएगी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी महाराष्ट्र में 50 के ऊपर नहीं जाएगी। इतनी वो अपनी छवि और साख पूरी तरह से खो चुके हैं। महाराष्ट्र का असेंबली चुनाव बीजेपी आज ही हार चुकी है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो बार बार गलतियां कर रहे हैं। शुरुआत इसकी जो हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, उनकी मूर्ति जो 35 फीट लंबी नरेंद्र मोदी के हाथों से लगाई गई थी, वो गिर गई। और गिरने के बाद जो तथ्य सामने आए कि उस ऐसे स्कल्प्टर को वो मूर्ति बनाने का काम दिया था जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी 1 फीट से बड़ी मूर्ति नहीं बनाई थी, उसको 35 फीट की ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाने को कहा। उसका अपना एक इंटरव्यू छप के आया जिसमें उसने कहा कि
3 महीने में के भीतर उसने 18 3D प्रिंटर्स लगाए थे और वो 3D प्रिंटर्स के जरिए उसने वो मूर्ति बनाई। जब मूर्ति गिरी और उसके फोटोग्राफ्स बाहर आए तब पता चला कि वो अंदर से खोखली थी, पूरी तरह से वो खोखली मूर्ति थी। तो और ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, ये महाराष्ट्र का अल्टीमेट महाराष्ट्र की अस्मिता है। इसके आगे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र का पहला ऐसा सेक्युलर राजा था जो महाराष्ट्र के हर जात धर्म पंथ लिंग भाषा इन सब के परे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लोगों के दिल में सम्मान है। और उनकी मूर्ति के साथ इस तरह से मतलब बर्ताव किया जाता है, एक खोखली मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की बिठाई जाती है। और वो गिरने के बाद पहले महाराष्ट्र के सीएम कहते हैं कि ये नेवी ने बिठाई थी, फिर कहते हैं कि 35 किलोमीटर के हवा की जोर से हवा वहां पर चल रही थी इसलिए मूर्ति गिर गई। अब कोंकण जैसे इलाके में 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवा से नारियल भी नहीं गिरते, और यहाँ इतनी बड़ी 35 फीट की मूर्ति गिर गई। ये लोग इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर सके। तो पहले तो इस गिरने का जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई, और जब पता चला सबको कि ये जस्टिफिकेशन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब पहले अजित पवार ने माफ़ी मांगी, फिर एकनाथ शिंदे ने माफ़ी मांगी, फिर नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं कल नागपुर में था, और नागपुर तो कोंकण से कुछ 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन नागपुर में जब था और ये बात आई कि प्रधानमंत्री ने इसके बारे में माफ़ी मांगी, तो लोग लगे कि उस माफ़ी मांगते वक्त के उनके एक्सप्रेशंस देखो, उसमें थोड़ी भी झिझक नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है, थोड़ा भी गलती का एहसास नहीं है। बहुत ही एरोगेंटली वो कह रहे हैं कि इसके बारे में मैं नतमस्तक होकर माफ़ी मांगता हूँ। और एक आदमी ने तो मुझे कहा कि अमर प्रेम नाम की राजेश खन्ना की फिल्म थी, जिसमें राजेश खन्ना हीरोइन को, शर्मिला टैगोर को कहता है कि पूजा हेट टीयर्स। तो वो आदमी मुझे कह रहा था कि पूरा महाराष्ट्र मोदी को कह रहा है कि मोदी जी वी हेट क्रोकोडाइल टीयर्स। ये मगरमच्छ के आंसू है, इस पर हमें यकीन नहीं है। जी, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि यही वजह है कि अब चाहे नीलेश राणे हो, उनके पिता हो नारायण राणे हो, या फिर अब मुंबई में जिस तरह की हमने घटना देखी एक बुजुर्ग को लेकर शक की बिना पर या एक षड्यंत्र के तहत हम कह सकते हैं उनको बुरी तरीके से पीटा गया। ये सांप्रदायिक घटनाएं, सांप्रदायिक बयान जिस तरह से दिए जा रहे हैं, हालांकि एफआईआर हुई है, लेकिन एफआईआर से क्या हासिल होगा? क्या अभी तक ना माफी मांगी गई है, ना बयान को वापस लिया गया है? ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि ये तमाम चीजें तो अब काम नहीं आ रही हैं, अब फिर से वैसे ही सांप्रदायिक बयान देकर समाज को दो हिस्सों में बांटकर ही महाविकास अघाड़ी या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल कर सकती है। क्या वो ये सब करके सत्ता पर काबिज एक बार फिर से हो सकती है, या लोकसभा ने ये बता दिया है कि अब आगे ऐसा मुमकिन नहीं है? नहीं, लोकसभा ने तो ये बता दिया था कि ये मुमकिन नहीं है, और ये इसका एहसास बीजेपी को भी हो चुका था कि अब ये बहुत मुश्किल होते जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं हुई है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति के साथ हुआ, जो बदलापुर में एक स्कूल में एक बच्ची के साथ हुआ, जो स्कूल दो बच्चियों के साथ जो वहाँ पर वाकया हुआ, बहुत बहुत दर्दनाक क्राइम हुआ। 12 घंटे तक वहाँ एफआईआर नहीं लिखी गई उसके बारे में। होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, उसके बावजूद वहाँ पर एफआईआर नहीं लिखी जाती है। वो स्कूल बीजेपी के ही एक सदस्य का वो स्कूल है, जिसका नाम भी आप्टे है। वो शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने वाला भी आप्टे सरनेम का आदमी है, ये भी आप्टे सरनेम का आदमी है। दोनों फरार है, अभी तक पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। ये घटनाएं हुई। उसके बाद वो ट्रेन का इंसिडेंस हुआ, जहाँ पर एक मुस्लिम बुजुर्ग को बुरी तरह से मारा गया, और शक के बिना पर कि उसके टिफिन में बीफ है, हालांकि वो बकरे का मटन था। उसके बावजूद उसको बहुत बुरी तरह से मारा, उसके आंखों में खून आ गया, आंख के नीचे उसको जख्म हुई थी। और इतना बुजुर्ग आदमी जो खुद का बचाव भी नहीं कर सकता है, ऐसे आदमी को घेर के कुछ 7-8 नौजवान मार रहे हैं। इतना दर्दनाक वो इंसिडेंस हुआ था, और वो शूट करते हैं इसको वायरल बनाने से पहले।
और उसके बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती है। फिर बहुत जब हल्ला मचा तब उनको एक्शन अरेस्ट किया जाता है। 2 घंटे के भीतर वो बेल पे छूट गए। उसके बाद जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता को पुलिस स्टेशन में जाकर बैठना पड़ा कि जब तक आप जायज सेक्शंस, क्राइम सेक्शंस उनके खिलाफ नहीं लगाते तब तक हम हटेंगे नहीं वहां से। जब वो सेक्शन उनके ऊपर अप्लाई किए गए तो तुरंत कोर्ट ने उनका जो बेल दिया था वो नामंजूर कर दिया, दोबारा उनको अरेस्ट करने के लिए कहा। लेकिन व्यवस्था, सिस्टम जो है वो सिस्टम पूरी तरह से लगी हुई है। राणे की जिस तरह से बयान आए, घर में घुस के रात भर में मार डालूंगा, ये कहाँ की संस्कृति है? और ये महाराष्ट्र की तो कतई नहीं है। और ये कब कह रहे हैं? उन्होंने एक बात बहुत आश्चर्यजनक कही कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरने के बाद उसे इस तरह से देखने के लिए आना, ये बहुत गलत बात है। मतलब उस मूर्ति का गिरना गलत नहीं लग रहा है, उस गिरे हुए मूर्ति को देखने के लिए आना उनको गलत लग रहा है। और उसके ऊपर वो बयान देते हैं कि एक एक के घर में घुस तो रात भर में मार डालूंगा, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। फडणवीस से जब इसके बारे में रिएक्शन पूछा गया तो देवेंद्र फडणवीस की रिएक्शन है कि नहीं, नारायण राणे इस किस्म का बयान नहीं दे सकते। तो उसके बावजूद महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर राणे और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र को दिख रहा है, समझ रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन होने के बाद, उसके बाद भी बीजेपी का नेता इस तरह से धमकियां देता है, घर में घुस के मार डालने की धमकी देता है, उसके बावजूद उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। इसका आक्रोश पूरे राष्ट्र में है। मैं महाराष्ट्र के दूसरे छोर पे हूँ, नागपुर में, विदर्भ में, और वहाँ 1000-1200 किलोमीटर दूर लोगों की रिएक्शन बहुत तीव्र रूप से यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के हाथ से बीजेपी हार चुकी है। जी, डबल इंजन की सरकार है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वो आप सबसे बड़ी वजहें फिलहाल देख रहे हैं निरंजन जी, जिसकी वजह से आप ये कॉन्फिडेंट हैं कि पहले जो आप 70-75 कह रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि 50 पे ही सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसकी क्या आप मोटे तौर पर वजह देख रहे हैं? और महाविकास अघाड़ी की कामयाबी की, या क्योंकि अगर बीजेपी की इतनी सीटें आती हैं यानी कि महायुति जो है वो सरकार नहीं बना पाएगी, महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने की स्थिति में होगी जब भी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होता है। क्या आप मुख्य वजहें इसकी देख रहे हैं? क्या सिंपैथी है शिवसेना को लेकर जो उद्धव ठाकरे की है और शरद पवार की है? क्या महाराष्ट्र को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, या और कुछ इसके और बहुत सारी आप वजहें देखते हैं? जी देखिए, एक बात तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो बदलापुर में इंसिडेंस हुआ स्कूल की बच्चियों के साथ, उसके दूसरे दिन रत्नागिरी में 19 साल की डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को ऑटो रिक्शा से अगवा किया जाता है, वो बेहोश उसको कर दिया जाता है। दूसरे दिन वो अपने आप को होश में आने के बाद जंगल में पाती है, उसके ऊपर रेप हुआ है। उसके दूसरे दिन मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा जहाँ घर है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक सिटी में 4.5 साल की बच्ची के साथ इसी तरह से एक शर्मनाक दर्दनाक वाकया वहाँ पर होता है। उसके दूसरे दिन, मतलब ये लगातार 5 दिन हो रहा है। 5वें दिन लातूर मराठवाड़ा में जो शहर है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख का, वहाँ पर एक 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ रेप होता है। रेप करने के बाद उसकी हत्या होती है। हत्या करने के बाद दोबारा वही इंसिडेंस उसके साथ किया जाता है। लगातार विमेन सेफ्टी की, ये लाडली बहना की बातें करते हैं ये सरकार, और यहाँ महाराष्ट्र की माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये गुंडे इस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं। होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के पास है और कोई सख्त कदम उनके खिलाफ नहीं उठाया जा रहा, कोई एक्शन नहीं ली जा रही। ये लोग देख रहे हैं। मैं मराठवाड़ा विदर्भा, जहाँ पर सोयाबीन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, सोयाबीन का 2014 में उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने दी थी 4,400 रुपए क्विंटल। इस बार सरकार ने दी हुई एमएसपी है 3,800 रुपए क्विंटल। 10 साल बाद, जब सीड्स की प्राइसेस बढ़ चुकी है, फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस बढ़ चुकी है, पेस्टिसाइड्स की प्राइसेस बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ चुके हैं, और इन सब के ऊपर जीएसटी लग चुका है जो पहले था।
वो 4,400 रुपया क्विंटल का 10 साल पहले मिलता था, आज 3,800 रुपया उनको दिया जा रहा है। तो ये नाराजगी महिलाओं में है, ये स्टूडेंट्स में है, ये किसानों में है, ये इंडस्ट्रीज के भीतर नाराजगी है। महाराष्ट्र में महिंद्रा एंड महिंद्रा का इलेक्ट्रिक कार का आने वाला प्लांट अभी कुछ दिन पहले चला गया गुजरात, उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो महाराष्ट्र की एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी यहाँ से छीन ली गई। यहाँ 2 दिन पहले अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन का डूबा हुआ कर्ज की रकम थी 49,000 करोड़, उसको सेटल किया गया 495 करोड़ में। तो लाडला भाई तो अनिल अंबानी है, लाडली बहनों को 1,500 रुपया दे रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं। लाडला भाई जिसके 48,000 करोड़ माफ कर दिए गए, वो असली लाडला भाई है। तो ये लोगों को समझ में आता है, दिख रहा है। और अब तो लोग पहले डरते थे, आज खुल के बोल रहे हैं। और ये सारी वजह है कि ये नहीं टिकने वाला। हम्म, लाडला लाडली बहना योजना जो है, जिसके दम पर उनको लग रहा है कि एमपी की तरह यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी उनको फायदा हो सकता है, और यही मुख्य वजह भी लग रही है कि इलेक्शन को डिले किया गया है। क्या आपको लग रहा है कि जमीन पर इसका कोई भी फायदा होता हुआ आप देख रहे हैं? क्या इसकी चर्चा होते हुए देख रहे हैं लोगों के बीच में? या फिर जैसा आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और ये दूसरे मुद्दे इतने बड़े हैं कि लोगों को, बल्कि मैंने कुछ लोगों को सुना महाराष्ट्र में कि वो गुस्सा है कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए, लेकिन हमें सुरक्षा दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल। और देखिए, जो बदलापुर के इंसिडेंट्स के बाद एक महिला ने बहुत तीखे शब्दों में इसकी निंदा भी की थी, और उसने ये कहा भी था कि हमको 1,500 रुपये नहीं, हमें सुरक्षा दीजिए। और मैंने आपको 5 दिन में हुए 5 इंसिडेंसेस बताए कि लगातार हर रोज कहीं ना कहीं कुछ क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, महिला की सुरक्षा के साथ। तो ये लोगों को समझ में आता है। दूसरी बात, इन्होंने जो गलती की कि लाडली बहना के बाद लाडला भाई उन्होंने अनाउंस किया। अब जिसमें उन्होंने कहा कि 10वीं या 12वीं हुआ है, जो कक्षा पास किया है, उस लड़के को 8,000 रुपये मिलेगा, जिसने डिप्लोमा किया है उसे 10,000 मिलेगा, जिसने डिग्री किया है उसे 12,000 रुपये मिलेगा। अब 10वीं 12वीं और या 12वीं डिप्लोमा या डिग्री ये करने वाली लड़कियां भी उन्हीं घरों में है, लेकिन उस लड़की को मिलेंगे 1,500 रुपये और उसके भाई को मिलेंगे 10,000 रुपये या 12,000 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ा गुस्सा उन लड़कियों में भी आ गया है कि ये कैसे चलेगा, ये तो क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो। लड़कियां भी पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी है। महाराष्ट्र सरकार जो जीआर निकाला लाडली बहन का, उस जीआर का पहला सेंटेंस है कि महाराष्ट्र में महिलाओं का परसेंटेज 50% से ज्यादा है। दूसरा सेंटेंस लिखता है कि महाराष्ट्र में युवाओं में बेरोजगारी ये 48% और महिलाओं में बेरोजगारी, ये युवतियों में बेरोजगारी का परसेंटेज ये 78% है। और इसके ऊपर उपाय के लिए आप कह रहे हैं कि हम 1,500 रुपये देंगे। अब 1,500 रुपये या एनीमिया की हेल्थ कंडीशन पर इलाज नहीं है, ना ही वो 78% वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उसका ये जवाब हो सकता है। ये क्लियर कट लोगों को समझ में आता है जी। और इस किस्म की हाँ जी कहें। जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि महाविकास अघाड़ी की पोजीशन को फिलहाल आप कहाँ देख रहे हैं? क्या जूता मारो जैसे अभियान, या कांग्रेस ने जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया शिवाजी महाराज की मूर्ति जब उनकी प्रतिमा टूटी उसके बाद, ये तमाम चीजें क्या काम करती हुई नजर आ रही हैं? क्या राहुल फैक्टर आपको बड़ा फैक्टर लगता है? राहुल गांधी, बताया जा रहा है कि 5 सितंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे। क्या राहुल गांधी फैक्टर नरेंद्र मोदी फैक्टर पर महाराष्ट्र में आपको भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? महाविकास अघाड़ी की पोजीशन, सिचुएशन आप फिलहाल कहां देखते हैं? जी देखिए, राहुल गांधी फैक्टर महाराष्ट्र में मोदी पर हावी ऑलरेडी हो चुका है, मुझे होते हुए नहीं दिख रहा, वो ऑलरेडी हो चुका है। ये जो छोटे मतलब ये जो इंसिडेंसेस हुए हैं, बदलापुर का इंसिडेंस हुआ है या बाकी इंसिडेंसेस हुए हैं, जो ट्रेन में जो वो बुजुर्ग के साथ मारपीट का इंसिडेंस हुआ है, उसके सामने राहुल गांधी का
नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये और उभर कर लोगों के मन में इस बात को आ रही है कि ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें कतई इस बात को हम मंजूर नहीं करेंगे। मैं खुद पूरे कैंपेन के दौरान भी कह रहा था, अभी भी मैं हर जगह जाके ये बात कह रहा हूँ कि ये जो पूरा रामायण का इन लोगों ने किया था, तो ये क्यों हारे? पूरे भारत में राम जहाँ जहाँ गया वहाँ पर ये क्यों हारे? ये रामेश्वर में हारे, ये रामटेक में हारे, ये चित्रकूट में हारे, ये नासिक में हारे, जहाँ जहाँ राम गया वहाँ वहाँ इनकी हार हुई, क्योंकि राम को मालूम था उसकी बीवी को साधु के भेष में आकर एक ब्राह्मण ने अगवा किया है। तो राम ने गुस्सा उन पर निकाला जो आज दोबारा साधु के भेष में आकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए महाराष्ट्र में इस तरह से कम्युनल हेट्रेट, नफरत यहाँ फैलाने का इनकी जितनी भी कोशिशें होंगी वो कामयाब नहीं होती है। ये जो सकल हिंदू मोर्चा की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर रैलीज निकाली गई थी, वो फुल ऑफ हेट्रेट थी, नफरत से भरी हुई वो पूरी रैलीज थी। लेकिन वो निकालने वाले सारे संगठन, वो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बजरंग दल वाले हो, या महाराष्ट्र में और सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें शामिल हुए थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरने के बाद इनमें से एक भी रास्ते पर नहीं आया, ये बात भी लोगों को समझ में आई है। तो इनको इस्तेमाल सिर्फ नफरत के लिए करना है। उनको महाराष्ट्र के अस्मिता, महाराष्ट्र के सम्मान के बारे में उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर अजय कुमार टेनी का बेटा लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को कुचलकर मार डालता है और लोग मांग करते हैं कि बाप के मंत्री रहते हुए बेटे की तहकीकात ये निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती, इसलिए उसने इस्तीफा देना चाहिए, तब इसी महाराष्ट्र के भाजपा के लोग कह रहे थे कि बेटे ने जो किया उसके लिए बाप जिम्मेदार नहीं है। अगर बेटे ने जो किया उसके लिए बाप जिम्मेदार नहीं है, तो जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए मेरे बागवानपुरा का मुस्लिम क्यों जिम्मेदार है? ये बात समझ में आती है लोगों को और लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। तो ये नफरत भी नहीं टिकेगी। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, या राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस हो, ये हावी है, हावी और हावी रहेंगे आगे चलकर। जी बिल्कुल। और अभी आपने देखा होगा आरएसएस का समन्वय बैठक हुई थी, 3 दिन तक चली थी केरला में, और वहां पर जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, हालांकि पहले कुछ और कहा गया था, फिर उसके बाद अचानक से वो तमाम न्यूज वेबसाइट से और न्यूज जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सब से उनको हटा दिया गया, और उसके बाद ये कहा गया कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जातिगत जनगणना जो है वो समाज के लिए होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या राहुल गांधी के इस नैरेटिव, इस एजेंडे से पूरी तरीके से डर गया है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन से पहले, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, दिल्ली का हो, इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है क्या भारतीय जनता पार्टी? क्या अपने उस वर्ग को वो नाराज कर सकती है जो उसको लगता है, जो उसका अपर कास्ट जो वोट बैंक है, क्या उसको वो नाराज कर सकती है ऐसा करके? किस तरह की स्थिति फिलहाल देखते हैं? क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है बीजेपी आरएसएस में? क्या राहुल गांधी के आगे वो डरे हुए हैं? जी देखिए, अब जातिगत जनगणना के बारे में संघ ने केरला में जो कहा और बाद में जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंटली डिसीजन दिया 7 जजों के बेंच ने, उन्होंने खुद कहा कि शेड्यूल कास्ट के भीतर सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत सब कैटेगराइजेशन करना है तो जातिगत जनगणना करना तो जरूरी है, अनिवार्य है। तब तक सब कैटेगरीज क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। और यही बात तो राहुल गांधी कई महीनों से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि हर जाति का जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है ये लोगों के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के सामने आए। बिल्कुल ये बात सही है कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं है, ये सामाजिक विषय है, लेकिन सामाजिक विषय के लिए भी तो करनी चाहिए ना जातिगत जनगणना, ताकि उस समाज को उनके परसेंटेज के हिसाब से न्याय दिया जा सके। ये बात तो आज क्लियर कट है। आज 3% ओपन कैटेगरी के पास 49% रिजर्वेशन है।
तो जातिगत जनगणना आने के बाद अगर उनके कैटेगरी के और परसेंटेज के हिसाब से उनको न्याय मिलता है, उनको स्थान मिलता है, तो ये हो सकता है। तब उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हरियाणा में रिजर्वेशन की मांग है, राजस्थान में गुज्जरों की रिजर्वेशन की मांग है, गुजरात में पटेलों की रिजर्वेशन की मांग है, महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी की रिजर्वेशन मांग है, धनगर कम्युनिटी की महाराष्ट्र में रिजर्वेशन की मांग है। तो अगर इनकी मांगों के साथ न्याय करना है, तो न्याय करने के लिए भले वो आज 26% मांग रहे हो, और लेकिन वो अगर 16% हो तो 16% दिया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट गिनो तो सही। जब गिने जाओगे तब आखिरी सवाल मेरा सुनो आपसे जाओगे। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे निरंजन जी कि क्या ये सामाजिक न्याय का जो पूरा विमर्श शुरू हुआ है, जिसको लेकर राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन चला है, क्या ये सांप्रदायिक सियासत के सामने क्या डट कर खड़ा है? क्या ये इसका एक ऑल्टरनेटिव बन गया है, या फिर हम कुछ ज्यादा उत्साहित होकर इसके बारे में सोच रहे हैं? अभी भी वो जो नफरत 10 सालों में पैदा की गई है, वो समाज में है, वो पल रही है, और अभी सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की लड़ाई इतनी बड़ी नहीं हुई कि हम ये कह दें कि उसके सामने डटकर खड़ी है। जी देखिए, वो उस सामाजिक लड़ाई ने इस नफरत के खिलाफ खड़े रहना शुरू किया है। अभी तक वो उतनी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। मैंने 2010 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी डी नोटिफाइड ट्राइब्स के ऊपर, जो क्रिमिनल ट्राइब्स अंग्रेजों ने नोटिफाई किए थे, और उनको किसी भी गांव में 72 घंटों से ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं थी। ये करने के बाद भारत सरकार ने उस वक्त रेणके कमीशन अपॉइंट किया था, और रेणके कमीशन ने इनको गिना था, और 2011 में इनकी पॉपुलेशन थी 13 करोड़, और इनके पास कोई रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं है, क्योंकि उनको किसी भी गांव में 72 घंटे से ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं है। 13 करोड़ थे, रेसिडेंशियल एड्रेस ही नहीं है उनके पास, तो एजुकेशन परसेंटेज 0 है उनमें। सरकार की कोई भी फैसिलिटी, कोई भी स्कीम, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ नहीं है उनके पास। अब ये 13 करोड़ कहाँ जाएंगे? ये एनआरसी के लोगों से कागज मांगे, वो 13 करोड़ कहाँ से कागज देंगे? और नहीं दे पाएंगे तो उनको कहाँ भेजेंगे? तो ये अवेयरनेस अब लोगों में क्रिएट हो रही है, और ये उनकी हालत है जो गिने जा चुके हैं, जो शेड्यूल कास्ट में है, जो शेड्यूल ट्राइब्स में है, जो ओबीसीज में है। ओबीसीज महाराष्ट्र में 54% है, लेकिन रिजर्वेशन है 27% उनके पास। तो जायज है उनकी मांग कि हमको गिनो, और जितनी वो मांग तेज होगी उतना ये संघर्ष खड़ा होगा, और ताकत के साथ इस नफरत और सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा रहेगा। तो मुझे यकीन है ये महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र सोशली हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है। छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, इनका नाम हम बहुत गर्व से लेते हैं। तो वो सोशली प्रोग्रेसिव होना क्या होता है, वो दोबारा महाराष्ट्र से ही एग्जाम्पल क्रिएट होगा। जी, बिल्कुल। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह है, क्योंकि अब तक उनको लगा कि एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाओ और सत्ता हासिल करो, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाओ, सत्ता हासिल करो, और 10 साल से उनका ये एजेंडा कामयाब भी हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमने लगातार ये देखा, और लेकिन अब साफ तौर पर ये लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 ने ये बता दिया कि ये एजेंडा अब उनका काम नहीं कर रहा है, और ना ही मोदी मैजिक काम कर रहा है। यही परेशानी अभी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी है कि आने वाले इलेक्शन में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं। इसीलिए कभी हरियाणा का इलेक्शन कुछ आगे बढ़वाते हैं, जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट्स नहीं डिसाइड कर पाते हैं, और महाराष्ट्र का इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। ये तस्वीर है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी